अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 8A, इसका क्वेश्चन नंबर जो है 16 से हम ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे। इसके पहले के जो 15 क्वेश्चन है उनके लेक्चर जो है अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है 16, उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक फिगर है जिसमें O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7.5, द पॉइंट A एंड B लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड OBP इज अ स्ट्रेट लाइन। अब वो कह रहे हैं कि भाई एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसका OA जो है रेडियस है दैट इज 7.5 है। उसमें हमारे पास जो A और B दो पॉइंट हैं जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल उस पर लाई कर रहे हैं, यानी कि सर्कल के बिल्कुल ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं A और B। और OAP या OPA जो है ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये तो वैसे उसने नहीं बताया, लेकिन क्योंकि ये एंगल से पता चल रहा है। और POB या OBP जो है ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है। और इसके अलावा एक और बात करता है नीचे, गिवन दैट पी एफ कह रहा है 14, पी से ए तक 14 है एंड ओ इज परपेंडिकुलर ए पी, कि जो ओ ए है वो ए पी लाइन जो है ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यूँ हमारे पास गिवन में जो चीज़ हमें दी ए पी 14 है और ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी के ऊपर, यानी ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है। अब फाइंड एंगल POA, एक फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन PBA। अब हमने जो है दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो POA, यहाँ पर जो एंगल है ना इस जगह पर, ये वाला जो एंगल है, एक तो ये एंगल हमने फाइंड करना है POA, और दूसरा ये फाइंड करना है कि ये देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे 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 ये जो लेंथ है ना, यानी P से B तक और B से यूं कर्व जो है A, और A से वापस दोबारा P पे आओ, तो ये जो एरिया है ना शेडेड, इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। मतलब ये जो शेडेड रीजन है इसकी जो आउटर बाउंड्री है या आउटर जो स्केच है लाइन है वो उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये स्टेप कुछ मैंने लिखे हैं साथ, बेशक आप क्वेश्चन लिख लिया करें ताकि आपको पता हो कि हमने काम क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। एंगल, क्योंकि एंगल फाइंड तब जब हम कर लेंगे तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये जो यू एक कर्व्स है, ये जो लेंथ आर्क, इसकी लेंथ के लिए हमें एंगल चाहिए होगा। तो एंगल क्योंकि हमारे पास नहीं है लिहाजा हमें ये एंगल चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे। जब एंगल निकल आएगा तो फिर हम वही एंगल यहाँ पुट करके 362 पाई आर, आर हमें दिया हुआ दैट इज 7.5, ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बी से ए तक की जो लेंथ है वो आ जाएगी। फिर हमने फाइंड करना है OP बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और OP फाइंड करेंगे। हम चेक करेंगे कि O से P तक कितनी लेंथ है। जब O से P तक, क्योंकि हमें तीन लेंथ चाहिए ना, एक तो लेंथ हमें चाहिए P से A तक जो कि हमारे पास है, ये देख सकते हैं P से A तक लेंथ है हमारे पास, हमें रिक्वायर्ड है ये है, हमें सिर्फ दो लेंथ चाहिए। एक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कर्व है आर्क है इसकी लेंथ चाहिए, दूसरा P से B तक है लेंथ है वो चाहिए। अब ये हमारे पास क्या है कि आपको बताया कि जब एंगल आ जाएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ बी से ए तक की लेंथ आ जाएगी। फिर आपके पास सिर्फ ये वाली लेंथ रह जाती है पीबी, लेकिन पीबी फाइंड करने से पहले आपको पीओ जो है उसकी लेंथ आपके पास होनी चाहिए। तो पी से ओ तक हमने लेंथ निकाली, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। उससे क्या होगा कि पीओ की हमारे पास पीओ या ओपी की हमारे पास लेंथ आ जाएगी। जब हमारे पास इस पीओ या ओपी की लेंथ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल लेंथ है बीपी हम फाइंड करेंगे। बीपी, अब देखो बीपी इज इक्वल टू जो ओपी है, ओपी में से ओबी क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी बीपी जो आ जाएगी बी से पी तक लेंथ आ जाएगा। फिर इन सारी जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हमें ये लेंथ ऑफ आर्क ओ ए बी, यानी ये वाली लेंथ की आर्क, फिर हमारे पास उसके बाद बीपी यानी बी से पी तक जो लेंथ है वो, और पी से ए तक या ए से पी तक लेंथ हमें चाहिए होगी। तो ये यानी 5 स्टेप हम करेंगे वन बाय वन, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एंगल फाइंड करते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस पर हम फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और क्या होता है, बेस होता है। अब देखें जी, टेंजेंट, अब थीटा, थीटा मतलब एंगल की बात हो रही है। किस एंगल की बात हो रही है, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखें ये हमारे पास क्या है, जो लेंथ लंबी लाइन है ये दैट इज 14 सेंटीमीटर, आपके पास क्या है 14 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो उसका बेस ये बनेगा, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। जो जरा लंबी लाइन है ना वो परपेंडिकुलर होता है। तो यूं हमारे पास टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो है नहीं, एंगल पी ओ ए को इधर रहने दें। अब देखिए एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, टेंजेंट उधर जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स में चेंज हो जाएगा।
अब हमने क्या करना है कि 14 को डिवाइड करना है, 14 डिवाइड बाय 7.5, 1.86 तो 87 लिख लेंगे, 1.87 इसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ करके लिख देंगे। अब हमने टेंजेंट इसी का इन्वर्स ले लेना है, टेंजेंट इन्वर्स 1.87, 61.86 आ रहा है तो 61.8 लिख लेंगे। POA 1.8 डिग्री जो है ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया। पहला काम जो हमने एंगल फाइंड करना था वो एंगल फाइंड कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो आ गया है, अब हमने क्या फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क OAB फाइंड करना है। तो अब हम लिख देंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क, किस आर्क की बात हो रही है, OAB माइनर आर्क OAB इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, थीटा डिवाइड बाय 360 2 पाई आर। अब हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अगर देखेंगे थीटा हमारे पास कितना आ गया 60, 1.8, 360 आपने ऐसे ही लिख देना, मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 7.5। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूँ, गिवन में हमारे पास जो रेडियस है ना, रेडियस दैट इज आर इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने आर की वैल्यू, अब हमने करना क्या है, अब हमने 61.8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7.5 करना है। इन सारी वैल्यू को हमने आपस में क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है 6.1। अच्छा एक और चीज है इसमें ना, आप दो वैल्यू पुट कर सकते हो, 22/7 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, अगर 3.14 नहीं पुट करते तो आप इसमें क्या पुट कर सकते हो, 22/7 भी पुट कर सकते हो। देखिए 22/7, अच्छा 22/7 पुट करें या 3.14 पुट करें, दोनों सेम ही है, क्योंकि 22 डिवाइड बाय 7 अगर कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास वैल्यू जो है वो इसी तरह आती है। तो अब आप क्या करो, 61.8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7.5 करें। ठीक है जी, इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20394 ये आ जाएगा हमारे पास। लिख लेते हैं लेंथ ऑफ MIN और माइनर आर्क जो है वो हमारे पास क्या आ रही है जी, 20394 डिवाइड बाय, अब आप 360 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो ये हमारे पास आ गया जी 25 20 25 20। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर लेना। अच्छा जी, ये जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 8.092 लेंथ ऑफ माइनर आर्क OAB इज इक्वल टू 8.092 सेंटीमीटर। अब ये देखें, एक ये कौन सी लेंथ की बात हो रही है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो क्या आ गई है, 8.092 आ गई है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ 8.092 यानी कहां से लेकर यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये आ गई है। ठीक है, माइनर इसका मतलब है ना, क्योंकि ये पूरा सर्कल है तो ये वाली जो बड़ी है ये मेजर आर्क होगा और ये वाला यहाँ से यहाँ क्या होगा, माइनर आर्क होगा। तो माइनर का वर्ड इसलिए यूज हुआ। अब आप देख सकते हैं कि हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। नंबर 3, फाइंड OP बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसलिए आपने लिख देना इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात हो रही है, POA कह देते हैं, POA कह दें या APB कह दें, APO कह दें, OAP कह दें, कोई भी डायरेक्शन कर दे उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। उसमें हमने क्या करना है कि बाय APPLY अप्लाइंग PYTHAGORAS पाइथागोरस थ्योरम, उसमें नहीं क्या आ जाएगा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्योंकि आपने फाइंड करना है दैट इज PO, तो PO का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि आप 14 लिख लें, 14 का स्क्वायर ले लें और 7.5 का स्क्वायर ले लें। अब देखें ये इस यहाँ से लिख लेते हैं, PO का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 और इसका ले लेते हैं स्क्वायर जी 7.5, ये आ जाएगा जी 56.25। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 252
2.25 252.25 और पी ओ जो है उसका स्केयर। अब आपने इसका भी स्केयर रूट ले लेना है और इसका भी स्केयर रूट लेना है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड अब करेंगे तो पी ओ इज इक्वल टू 15.88 क्या आ जाएगा जी 15.88 15.88 सेंटीमीटर आ गया। ये देख सकते हैं जी हमारे पास पीओ भी आ गया। अब हमने क्या कर लिया कि पीओ फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है बीपी फाइंड करना है। अब देखें बीपी जो है हमारे पास बीपी फाइंड करने के लिए बी से पी तक जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है ये थोड़ी सी बात और से समझिए। इसको ना कोशिश करते हैं कि इधर तो हो सकता है। चलिए इधर से बीपी बीपी। अब देखें बीपी का क्या मतलब है। बीपी असल में यहां से ये लेंथ है बीपी। ये किसकी इक्वल होगी पूरी लाइन यानी पीओ जो पूरी लाइन है या ओपी चलो वही फॉलो कर लेते हैं ओपी जो कि ओपी पूरी लाइन है उसमें से माइनस कितना करो ओबी माइनस करो ओबी। अब ओपी आपके पास है लेकिन ओबी कितना होगा। देखिए ओबी क्या होगा अगर ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है तो ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर यहां से यहाँ क्या है 7.5 है तो ओ से बी तक भी क्या होगा 7.5 होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ओ ए है वो इक्वल है किसके बी ओ बी के और ये दोनों किसके इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस है। तो इसलिए OP जो BP है आपके पास वो कितना आ जाएगा OP हमने अभी अभी फाइंड किया दैट इज 15.88 माइनस OB कितना 7.5 तो BP जो है 8.38 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं जी यस 8 कैसे 15 में से 7 गया 8 में से 5 गया 3 और ये वाला 8 ऐसी। अब देखें आपके पास क्या हो गया ये वाला काम भी फाइंड बीपी भी हमने फाइंड कर लिया। लास्ट में एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात आ जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ना जरा अलग कर लेता हूँ ताकि पता चले कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ SHADED शेडेड रीजन किस कौन सा एरिया ऑफ शेडेड रीजन है OA शेडेड रीजन। अच्छा उसके लिए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लाइन लेंथ ऑफ आर्क किसकी ओ ए बी यानी ओ ए बी से बना यहां से यहां ये जो लेंथ है ये प्लस दूसरा यानी कि ए से पी तक कर लो ए से पी तक और फिर बी से पी तक। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इधर इस बीपी पहले लिखा है एपी बाद में लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सारी नहीं ऑर्डर कोई भी रख सकते हो। अब ये आपने आर्क की जो लेंथ है वो फाइंड कर चुके थे दैट इज यस 8.092 एपी हमने फाइंड किया था जी। वेयर इज एपी इधर कहीं एपी तो फाइंड किया था एक सेकंड हमारे पास। अच्छा एपी हमारे पास है ना एपी फाइंड नहीं किया एपी हमारे पास पहले से है गिवन 14 सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में ठीक है और बीपी हमने फाइंड किया था 8.38। अब हमने क्या करना है 8.092 प्लस 8.38 और 14 इन सारों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30.47 जिसको हम लिख सकते हैं 30.4 राउंड ऑफ करके 5 सेंटीमीटर अप टू 3 डेसिमल प्लेस जो है हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो जो हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 था वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 17 की। अच्छा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें ये फिगर उसने हमें दी हुई है। इस फिगर में उसने हमें एक सर्कल दे दिया सर्कल के साथ उसने दो यानी कि एक बीच में उसका जो रेडियस है 2.6 ये है तो डेफिनेटली ये भी 2.6 होगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। अगर मैं यहाँ से एक और पॉइंट ले लेता हूँ तो वो भी 2.6 होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 138 हमें एंगल दे रहा है
और ये जो है ना एक आर्क बन रही है पी क्यू और पी आर और क्यू आर, इसके दरमियान में कुछ एरिया है जो कि शेडेड एरिया है। ये जो शेडेड एरिया है इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास गिवन में क्या है कि ओ पी आर और ओ क्यू आर, ओ पी आर से ये मराद है कि ओ से पी और पी से आर, यहाँ से ये वाली लाइन और ये एक राइट एंगल बन रही है, देख सकते हैं 90 का एंगल है। इसी तरह ओ क्यू आर एक और ट्राइंगल बन रही है जो ये ऐसे इधर इधर और इधर, असल में एक यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है और एक यहाँ पे, यानी कि ऐसे एक ये ऐसी लाइन ये और ये उनके साथ परपेंडिकुलर, ये देखें ऐसे ऐसे और ये दो ट्राइंगल बन रही है और कह रहा है कि ये कंग्रुएंट है। ये दरमियान में मैंने सिंबल लगा दिया, उसने लिखा हुआ है कंग्रुएंट। अब कंग्रुएंट मीन सिमिलर, दे आर सिमिलर, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एंगल की बात करता है ओ पी आर एंड ओ क्यू आर, ओ पी आर एंड ओ क्यू आर आर, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, राइट एंगल है, दैट इज 90 डिग्री। और पी ओ क्यू यानी ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है दैट इज 138 डिग्री बन रहा है। इस पूरे एंगल की बात हो रही है, ये इस एंगल यहाँ से यहाँ तक नहीं बात हो रही है, इस पूरे एंगल की बात पी ओ क्यू बात कर रहे हैं ना, एंगल पी ओ क्यू, तो यानी पी ओ क्यू इस एंगल की बात हो रही है जो कि 138 डिग्री है। पी आर और क्यू आर आपस में इक्वल होंगे, ये पी आर और क्यू आर इक्वल होंगे बिकॉज दे आर द सिमिलर कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल या कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ हमने फाइंड करनी है क्यू आर की, तो क्यू आर यानी कि पी आर दोनों एक जैसे हैं तो उनकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। असल में यहाँ से यहाँ कितनी लेंथ है ये हमने एक फाइंड करना है। और पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, क्यों कि जब क्यू आर की हम लेंथ फाइंड करेंगे तो पी आर की भी तो उतनी लेंथ होगी, एक ये लेंथ आ जाएगी एक ये लेंथ आ गई, यही दो चीजें हमें चाहिए, उसके अलावा एक आर्क लेंथ हमें चाहिए होगी। ये तीन चीजें जब हम फाइंड करेंगे तो इन तीन चीजों की हेल्प से हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा शेडेड रीजन का। हम काम क्या करेंगे, ए बी सी 3 स्टेप हमने करने हैं। एक तो क्यू आर फाइंड करेंगे, क्यू आर ये देख सकते हैं, ये करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है। और जब हमारे पास आ जाएगा क्यू आर इस तरह आ जाएगा, इस फार्मूले की हेल्प से हम क्यू आर फाइंड करेंगे। जब क्यू आर फाइंड कर लेंगे तो फिर हम लेंथ ऑफ माइनर आर ओ पी क्यू, यानी कि ओ पी क्यू जो है ओ पी क्यू, ये जो माइनर आर्क है ना इसकी बात करें, हम इस आर्क की लेंथ भी हम फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास आ जाएगा उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जितना हमने ओ क्यू आर फाइंड किया उतना ही पी आर होगा, तो ये दोनों साइड होंगी और एक जो माइनर आर्क होगी इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, क्यू आर फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पहले फार्मूला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है टेंजेंट। अब एंगल हमारे पास कितना है, एंगल हमें किधर है जी, 138 अच्छा 100। अच्छा एक और चीज़ है कि 138 पूरा एंगल है, लेकिन हम जो है ना इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आपको कर देता हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ओ क्यू आर की बात हो रही है, ठीक है। ओ क्यू आर इस ट्राइंगल की बात हो रही है, यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है। उसमें अब देखें कि मेरा जो एंगल आएगा, पहले मैं एंगल निकालूंगा ओ क्यू पी या आर ओ क्यू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाय 2, तो एंगल आर ओ क्यू हमारे पास 69 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि देखिए मैं सिर्फ ये वाली एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, मैं ये वाला एक ऐसे पार्ट ले रहा हूँ, लाइक ऐसे कुछ मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे एक ट्राइंगल है जिसका ये 90 है और ये वाला O है, ये क्या है Q है और ये मेरे पास क्या है R है। तो अब क्योंकि मैं सिर्फ ये वाला एंगल ले रहा हूँ ना, ये देखिए यहाँ से मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो 138 तो ये पूरा एंगल है, इसलिए 138 जो पूरा एंगल है आधा इधर नीचे आएगा और आधा इधर से इधर आएगा, यानी कि दो पार्ट इसके बन जाएंगे। 69 ऊपर आ जाएगा, यानी 69 इधर आ जाएगा और 69 इधर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 138 बन जाएगा। तो इसलिए ताकि अब हम लगाएंगे जी टेंजेंट थीटा, जो मैं पहले स्टार्ट में लगाने, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस होता है। अब देखें हमारे पास टेंजेंट थीटा यानी कि 69
डिग्री। अब हमने क्या लेना है जी, अच्छा परपेंडिकुलर, वो हमारे पास क्या है जी, क्यू आर है, क्यू आर और अवर ओ पी आ जाएगा, क्यू आर अवर ओ पी। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। अब टेंजेंट 69 हम चेक कर लेते हैं, टेंजेंट 69 हमारे पास कितना आ रहा है, टेंजेंट 69 है 2.605 आ रहा है। ठीक है जी, 605 इज इक्वल टू क्यू आर, हमने क्योंकि फाइंड करना है, और नीचे हमारे पास ओ क्यू जो है, ओ क्यू है, नहीं सॉरी, हमारे पास क्यू आर और ओ पी नहीं था, ओ क्यू था, सॉरी ओ क्यू था, ओ क्यू वैसे ओ क्यू। ठीक है, इसकी बात हो रही है ना, ओ क्यू। तो इसमें हमारे पास आ गया जी 26 आ गया। अब ये हो जाएगा जी 2.605 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्यू आर को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, और इन दोनों का जो में आंसर आ जाता है 2.605 मल्टीप्लाई बाय 26, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 67.73, 67.73। तो इसको मैं लिख दूंगा क्यू आर इज इक्वल टू 67.7 सेंटीमीटर लिख दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि क्यू आर हमारे पास कितना आ गया जी, क्यू आर इज इक्वल टू, मैं इस तरह से लिखूंगा, क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 67.6 सॉरी 7 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ पे भी मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 67.7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी आ गया 67.7 सेंटीमीटर, बिकॉज दे आर concurrent side, sorry, they are corresponding sides of concurrent triangle, mean they are corresponding side of similar triangle भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई। अब मेरे पास देख सकते हैं कि मुझे ये लेंथ चाहिए थी, ये लेंथ, ये लेंथ, लास्ट थर्ड लेंथ रिक्वायर्ड जो थी वो हमारी रह गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क फार्मूला, लेंथ ऑफ, यानी कि हम सेकंड पार्ट, पहला फर्स्ट पार्ट आई थिंक डन हो गया, अब हमने सेकंड पार्ट करना है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फार्मूला, लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी ओ ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, दैट इज थीटा 360 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास थीटा और इसमें हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास कितना लेंगे। अब देखना है कि थीटा हमने कितना लेना है। थीटा एक हमारे पास 69 डिग्री है, और एक थीटा हमारे पास ऊपर है एंगल, कहीं मैंने शायद लिखा हो 38 डिग्री था मेरे पास, वो ये लिखा हुआ 138 है। तो क्या मैं 138 पुट करूं या 90 पुट करूं? तो भाई मैं 138 पुट करूंगा, 90 क्यों नहीं पुट करूंगा? तो देखो, क्योंकि मैं तो ये पूरी आर्क ले रहा हूँ, यानी कि पी ओ क्यू इज द रिक्वायर्ड आर्क, रिक्वायर्ड आर्क, तो रिक्वायर्ड एंगल, कंप्लीट एंगल ये वाला होगा, क्योंकि ये आपके पास रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क है, तो इसके लिए वी नीड द कंप्लीट एंगल, दैट इज पी ओ क्यू 138 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे जी 138 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसकी जगह आप 22/7 भी पुट कर सकते हैं, यू कैन पुट 22/7 और 3.14, बोथ आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आर। आर मैंने आपको शुरू में बताया था, इधर कहीं लिखा होगा आर, दैट इज द रेडियस। हमारे पास रेडियस अच्छा नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो, रेडियस हमारे पास है जी, लिखना चाहिए था वैसे मुझे, रेडियस ये है, रेडियस दैट इज 26। सही है, तो रेडियस हमारे पास कहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ चलिए यार, RADIUS, रेडियस आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 26 सेंटीमीटर, तो 26 सेंटीमीटर। अब क्या करो, 138 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 26, 138 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 26, 22,532,
22,532 22,532.64 divided by 300 and divided by 360 62.59 2.59 that is 60 यानी 62.60 ठीक है जी सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया। अब मेरे पास लास्ट में रह गया जी पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें रेज कर देते हैं और यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू ये वाला आर्क लेंथ किसकी, किस आर्क लेंथ की, ओपी क्यों, ओपी ओ पी नहीं आर्क लेंथ ओ पी ओ क्यू है ना, पी ओ क्यू होना चाहिए। आर्क लेंथ में इधर नाम उसका लिखा होगा आर्क लेंथ का, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, हाँ यस, ओ पी क्यू मीन ओ पी क्यू दिस वन प्लस पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, क्यों कि ये लेंथ ऑफ दिस आर्क this one that is a PR and then RQ OPQ that is 60 where is length of arc 62.60 and then 67.7 plus 67.7 तो इनकी कैलकुलेशन कर लें जी। 62.60 67.7 67.7 198 सेंटीमीटर 198 सेंटीमीटर आ गया। दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन डन हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। जितना सिंपल मैं कर सकता था उतना सिंपल मैंने करने की कोशिश की है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आगे 18। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है द फिगर शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका एक सर्कल था, यानी कि उसका एक सेंटर है O, उसका जो सेंटर O है उसका कह रहा है कि जो रेडियस है दैट इज OB है, इनफैक्ट 13 मीटर है, OB 13 है, तो इसको भी OA को भी हम क्या लिख देंगे 13 सेंटीमीटर बिकॉज दे आर बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। जो कि मैंने OB is equal to OA is equal to 13 centimeter mean they are the radius of the same circle or radii of the same circle, that's why they are equal in length। तो उसके नेक्स्ट क्या बात करते हैं, given that the length of the chord AB is equal to 22 centimeter, AB is a chord, CHORD chord। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास जब भी कोई सर्कल होता है, लाइक ये मेरे पास अगर एक सर्कल है तो ये AB में अगर हो सकता है सेंटर से गुजारूं, ये हमारा क्या है एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में ऊपर से लाइक ऐसे, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से AB पास कर रहा है, AB देन CD, AB is diameter of circle whereas CD is a chord। यानी वो लाइन जो कि a line that is not passed from the center of the circle is called chord। यानी कि जो सेंटर से नहीं गुजरती, कहीं और से गुजरी, यहां से, लाइक दिस वन इज आल्सो chord। अगर मैं यहां से ऐसे करूं chord यानी सेंटर के अलावा जो होते हैं वो chord। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये सेंटर से नहीं गुजरी, कहीं और से गुजरी है। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने ये फाइंड करना है कि AOB that is approximately equal to 115.6 degree, if I'm not wrong, just 115.6 degree, that is approximately, ये ना साइन ऑफ अप्रोक्सीमेशन है AOB 15। एक तो ये हमने प्रूव करना है, देन सेकंड पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन हमने फाइंड करना है।
देखिए पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है. नंबर वन ए बी, वी नीड द लेंथ ऑफ ए बी एंड वी नीड द लेंथ ऑफ ए बी, लाइक द कोड, द कर्व जो है इसकी माइनर आर्क, जिसे हम क्या कहेंगे, सॉरी कोड मैंने गलती से कह दिया, आर्क. ये आर्क है, लेंथ ऑफ, वी नीड लेंथ ऑफ आर्क एंड लेंथ ऑफ ए बी. ये दो चीजें हमें चाहिए होंगी. इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, बिकॉज द पेरीमीटर इज द आउटर बाउंड्री ऑफ फिगर और एनी शेप. तो इसके लिए हमें लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना पड़ता है. देखिए लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ा हमें. ये जो माइनस 2ab cos थीटा है इस तरफ आ गया इक्वल, इसी तरह रहा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसी तरह. ये जब सी इस साइड पे गया तो माइनस सी स्क्वायर हो गया. cos थीटा को मैंने इधर ही रहने दिया, 2ab मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया इधर आके. अब हमारे पास क्या हो गया, a is equal to b is equal to 13 here, यानी कि in this case a is equal to b is equal to 13 centimeter. a से मना यानी this one a, this one b and this one is c. a b in fact हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि फार्मूले में हम c यूज कर लें तो मैंने कह दिया कि भाई c का मतलब 22 सेंटीमीटर है. देन थीटा दैट इज एंगल AOB. थीटा क्या होगा, AOB. अब यहाँ पे फार्मूला अगेन मैंने लिख दिया. अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, cos थीटा AOB angle AOB then equal to a square. Where is a square? A square 13. B square is also 13, यानी वो भी 13 है. Then CC is 22 square and 2 A 13 B 13 169 13 square 169 484 if I'm not wrong. Let me check. Yes, 484 and then divide by 2 multiply by 13 multiply by 13. तो 338. Now add 169 plus and then minus 484 minus 146 divided by 338. कैसे? इन दोनों को ऐड करना है. ऐड करने के बाद 484 से सब्ट्रैक्ट कराना है. तो माइनस का साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज 484 इज ग्रेटर देन द सम ऑफ 169 प्लस 169. तो नाउ डिवाइड 146 डिवाइड बाय 338, दैट इज minus 0.4320 minus 0.4320. that is the angle cos angle AOB. एंगल AOB इज इक्वल टू cos, इस साइड पे आएगा cos इनवर्स में चेंज, दैट इज माइनस 0.4320. एंगल AOB इज इक्वल टू 115.59 115.59. दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 115.6 degree. This was the first finding. Prove AOB that is approximately 115.6 degree. तो 115.6 degree that is the approximate value. उसने कहा था approximate इसकी equal है, तो yes हमने find कर दिया. एंगल आ गया. अब हमने find क्या करना है कि arc length find करनी है सबसे पहले, यानी इस arc length होगी उसमें 22 ऐड करने. तो आंसर, तो चलें जी, लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आ जाएगा जी थीटा 360 2 पाई आर. थीटा where is theta 115.6 degree and then we have 360 2 pi mean 3.14 and r mean 13 because this is the radius of the circle. ठीक है. अब क्या करें, 115 multiply by 2, 115.6 multiply by 2 multiply by 3.14 multiply by 13 that is equal to 9437 9437.584 divide by 360. Now divide 360 2622 centimeter.
26 22 आर्क लेंथ, ठीक है जी। ये आगे जी आर्क लेंथ आ गया। This one from A to B, that is 26.22 centimeter. Now perimeter of shaded region, perimeter of shaded region is equal to arc length plus AB, the length of chord, that is 26.22 plus 22, 2 plus 2 4, 4 plus 6 plus 2 8.22। तो ये हमारे पास दैट इज द फाइनल आंसर जो उसने लिखा है जी 48.2 सेंटीमीटर टू 3 dB डेसिमल प्लेस, ठीक है, यानी कि 3.2 सॉरी 1 dB 1 डेसिमल प्लेस के डेसिमल के बाद 1 पॉइंट हमने लिखना था, तो वो हमने एक वैल्यू लिखनी थी, वो लिख ली। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ से लिखने के 3 सिग्निफिकेंट फिगर आप यूँ भी लिख सकते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी आप लिख सकते हैं। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन था स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। 18 भी आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में जो पिछले में लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया था, आर्क लेंथ फाइंड की थी, बहुत सारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ताकि कम टाइम में इसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। अब देखिए वो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फिगर ABD इज द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 9। अब कह रहे हैं कि ABD की बात करते हैं। ABD कह रहा है कि एक माइनर आर्क है जिसका सेंटर क्या है O है और उसका जो रेडियस है वो 9 है। डेफिनेटली अगर यहाँ से यहाँ 9 है तो यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, 9 होगा। आगे चल के कहते हैं कि ACD, अब कह रहे हैं कि पहले तो ये बाहर वाला कह रहा था ना ABD, अब कह रहे हैं कि ACD जो है ये अगेन दूसरा हमारे पास क्या है कि जी माइनर आर्क है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P, जिसका सेंटर क्या है जी P है और रेडियस जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। एक P है ना, इसका मतलब है कि यहाँ से इधर तक इसका रेडियस क्या है 16 सेंटीमीटर। अगर ये यहाँ से यहाँ 16 है तो लाजमी बात है यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा 16 सेंटीमीटर होगा। नहीं, आगे हमें कहता है कि फाइंड APB AOB APB APB यानी ये वाला एंगल फाइंड करो और AOB AOB यानी कि ये वाला एंगल AOB ये वाला एंगल फाइंड करो एंड देन द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। और कह रहे हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन असल में ये है कि एक आर्क है ना जो ACD इंटरनल आर्क है, इसी तरह एक एक्सटर्नल ABD है। इन दो आर्क के दरमियान में आप देख सकते हैं कि फिगर में जो शेडेड रीजन है ये हमारे पास है, तो इसको हमने क्या करना है कि फाइंड करना है, ठीक है जी, शेडेड रीजन। तो इसके लिए देखें हमने गिवन में है, देखो हमें एक माइनर आर्क ABD उसने दे दिया है, सेंटर उसका O है, रेडियस उसका 9 है। दूसरी माइनर आर्क ACD उसने हमें दे दी है जिसमें सेंटर P है और उसका रेडियस क्या है 16 है। AX इज इक्वल टू XP, AX और XP, AX और XP कह रहे हैं कि बराबर है। AX और XP का ये मतलब है कि A से X तक और X से P तक, यानी यहाँ से यहाँ जितनी लेंथ है और यहाँ से यहाँ जो लेंथ है ये इक्वल है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो लाइन जा रही है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसको दो हिस्सों में यानी कि बराबर कट कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि आपको बता दिया फाइंड सारा। अब हमने क्या करना है कि सोल्यूशन स्टार्ट करने के AP हमारे पास 16 है, OD हमारे पास क्या है 9 है सेंटीमीटर है, तो इनफैक्ट OA भी हमारे पास 9 होगा। लॉ ऑफ कोसाइन आपको पिछले वाले फार्मूले जो है अरेंज करके बताया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अरेंजमेंट करके लिख दिया। अब यहाँ पे A 9 है, B जो है 16 है, C हमारे पास 9 है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें ये 9 A और B A हमारे पास 9 है, B हमारे पास 16 है और C हमारे पास क्या है 9 है। और एंगल हमारे पास क्या है APB। एंगल कौन सा हम लेंगे APB, यानी इस एंगल को लेंगे APB, इस एंगल को लेंगे। तो अब हमने देखें फार्मूला लिख दिया cos एंगल APB। A की वैल्यू डाल दी, B की वैल्यू डाल दी और C की वैल्यू डाल दी, 2A और B की वैल्यू हमने डाल दी, A की और B दोनों की वैल्यू डाल दी। अब देख सकते हैं +9 स्क्वायर -9 के स्क्वायर से कट जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 2 को 9 18 को
6 से 16 से मल्टीप्लाई करो 288। अब इन दोनों को आप डिवाइड करते हो तो जो एंगल इन दोनों को डिवाइड हमने किया तो 0.8888 आखिर में 9 आ रहा है, तो मैंने इसे 0.8889 लिख दिया। अब काज इनवर्स कैसे हुआ, ये काज इस साइड पे था ना, यानी कि काज एंगल ए पी बी जो था, एंगल ए पी बी इधर रहा, ये काज उधर जाके इनवर्स बन गया इसका। आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर काज का बटन दबाना है तो काज इनवर्स में चला जाएगा और ये वैल्यू टाइप करके एंटर करेंगे तो 27.26 जैसे आप लिख सकते हो 27.3, क्योंकि 2 के बाद 6 है तो इससे पहले वाला नंबर एक इंक्रीज कर दी जाएगा, जिसका मतलब है कि 1 डीपी यानी 1 डेसिमल प्लेस तक हमने लिख दिया। पहला हमने जो फाइंड करना था एंगल ए पी बी वो फाइंड कर लिया, ए ओ बी हमने फाइंड करना है। तो नंबर 2 ए ओ बी फाइंड करना है तो एंगल पी ओ ए पी बी 27.3, क्योंकि साइड आपस में ए ओ ए और ओ पी, देखिए ओ ए और ओ पी दरअसल आपस में इक्वल है। इसमें हमारे पास पी ओ ए पी ए ओ पी ए ओ इस एंगल की बात हो रही है पहले, फिर ए पी और बी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि असल में ये वाली साइड इक्वल है ना, तो आप कह सकते हैं कि ये एसएसएस ट्रायंगल है तो इसके पांव के साथ एंगल इक्वल बन रहे हैं और वो कितने 27.3 डिग्री है। ठीक है जी, ये 27 पॉइंट क्या है 3 डिग्री है। बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, अब देखो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये होता है कि अगर हमारे पास यूं कोई हम ना ऐसे कोई एक ट्राइंगल सी बना लेते हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास एंगल जे है, एक हमारे पास एंगल जे है। अब ये वाला एंगल जो है ये इंटीरियर एंगल होगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा। अब अगर इन दोनों अगर फर्ज किया कि हमारे पास ये वाला कितना है जी, इसको हम कह लेते हैं कि ये 60 है और इसको है तो बिल्कुल और ये हमारे पास क्या है 45 है, जस्ट पोस्ट 45 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये वाला क्या होगा 105 डिग्री होगा। ये एक्सटीरियर एंगल था, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो जब दो इंटीरियर एंगल को जमा करो तो उनके बिल्कुल अपोजिट एक एक्सटीरियर एंगल होगा, उसकी इक्वल आएंगे। ये मैथमेटिक्स में रूल है। तो बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का ये मतलब होता है कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, कि दो जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनको जब आप ऐड करते हो तो उन्हीं दो एंगल को जिनको आपने ऐड किया उनके अपोजिट एक एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी कि बाहर वाला एंगल होगा उसकी इक्वल होगा। तो मैंने लगा दिया यहाँ पर बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास क्योंकि सेम एंगल है इसलिए 27.3 प्लस 27.3, तो एंगल ए ओ पी मैंने इधर लिख दिया और ये दोनों 54.6, क्योंकि इन दो एंगल को ए ओ बी की बात हो रही है ना, ए ओ बी देखें, ए ओ बी इस एंगल की बात हो रही है। तो इसके ये हमारे पास क्या है जी, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर जो एंगल है मैं लिख देता हूँ, ये इंटीरियर एंगल है और इसी तरह ये भी क्या है इंटीरियर एंगल है। इन दो इंटीरियर एंगल को क्योंकि ये दोनों आपस में दे आर इक्वल इन लेंथ दैट इज 27.3, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये इसकी इक्वल 54.6 की इक्वल आ जाएंगे, जो कि एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर आ गया जी। हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि हमने असल में थर्ड में एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें दो आर्क चाहिए होगी, एक ए बी डी एंड ए सी डी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि द आर्क ए बी डी इज इक्वल टू ए ओ बी डिवाइड बाई 362 बाई आर। अब देखिए 2 ए ओ बी का क्या मतलब है, क्योंकि 2 ए ओ बी का ये मतलब है कि जो एंगल आपका ए ओ बी आया है इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि देखें हम हमारे पास ए ओ बी ये वाला एंगल है, यहाँ से यहाँ एंगल है, तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, क्योंकि हम ए बी डी फाइंड कर रहे हैं ना, ए बी डी ये वाली आर्क फाइंड कर रहे हैं ना, तो इस आर्क का ये पूरा एंगल ये बनता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ही हमारे पास ये वाला एंगल होगा। तो इन दोनों क्योंकि ये एक एंगल है दैट इज ए पी, कौन सा हमारे पास एंगल है ए ओ बी। ए ओ बी जो है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये वाला एंगल हमारे पास एक पार्ट है दैट इज 54.6। तो 54.6 सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक है, तो 54.6 यहाँ पे भी तो होगा ना, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। देखें 2 इसकी जो वैल्यू थी ए ओ बी की वो लिखी, 360 लिखा, 2 पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 9। रेडियस आप देख सकते हैं कि ये देखें यहाँ से यहाँ 9 है, यहाँ से यहाँ देखें 9 है, तो डेफिनेटली आर हमारे पास 9 ही होगा।
अब आप इसकी जगह 22/7 भी पुट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 54.6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 6171.984 और नीचे 360 इसी तरह। इसको जब 360 पे डिवाइड करेंगे तो 17.14 सेंटीमीटर हमारे पास किस आर्क की लेंथ आ जाएगी। ये जो एक्सटर्नल आर्क है, ये बाहर वाला जो आर्क है, इसकी 17.14 आ गई। अब ये वाली आर्क की तो लेंथ आ गई हमारे पास, हमें इस अंदर वाली की भी तो चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों आर्क जो होंगे इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आएगा। इसलिए ये इसका नाम क्या है ACD। तो देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ACD इज इक्वल टू 2 एंगल APB। देखिए किस एंगल की बात हो रही है, APB। अब क्योंकि ये जो है इसका सेंटर लाइक ये वाला है ना, यानी ये जो ACD है, ACD है, इसका जो सेंटर है वो ये वाला है। अगर ये सेंटर है तो इसका मतलब है कि अब हमें, जैसे हमने ये वाला एंगल लिया था इस आर्क के लिए, क्योंकि इस आर्क का जो सेंटर है वो ये था, तो इसलिए ये एंगल हमने लगाया। अब हम ले रहे हैं ये इंटरनल आर्क दैट इज ACD, इसका जो रेडियस है P है, तो इसका ये वाला एंगल लेंगे। अब ये वाला एंगल लेंगे तो इसका मतलब है ये वाला एंगल तो हमें पता है 27.3 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे आर इक्वल इन लेंथ, इसलिए ये डबल होगा। इसलिए देखिए हमने लिखा कि APB जो ये वाला एंगल है इसको डबल करेंगे तो ये पूरा एंगल हमारा बन जाएगा। तो इसलिए हमने 27.3 2 पाई की जगह 3.14 और R आपसे। अब देखिए R क्यों, क्योंकि जब हमने इधर लिया था ये वाला जो आर्क था, इसका सेंटर ये है, तो इसका मतलब है इसका रेडियस ये वाला था 9 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखिए हम कौन सा इंटरनल ले रहे हैं जिसका सेंटर क्या है, P है। अगर सेंटर P है तो इसका मतलब है कि इसका रेडियस क्या है, ये वाला इसका रेडियस 16 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 16 रेडियस ये लिया। अब 27.3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 जब करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 360 के साथ डिवाइड करेंगे तो 15.24 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी भी लेंथ हमारे पास आ गई है और इंटरनल आर्क की भी लेंथ आ गई है। तो ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन ABD कौन सी, बाहर वाली आर्क प्लस ACD इनसाइड जो आर्क, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 32.38, जिसे हम राउंड ऑफ करके 32 यानी कि 3 को हम 4 बना देंगे, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये इसका बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको कुछ समझ आ गया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।